नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउस आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 19 दिसंबर 2023 के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि यूपीएससी सीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और आने वाली जो परीक्षा है 2024 में उसमें योगदान दे सकते हैं आपके मेंस में और प्रीलिम्स में। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली 3 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है JN1 वेरिएंट से संबंधित, जो कि केरला में पाया गया। तो जानेंगे कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। एक प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमें बात करनी है। हाल ही में जो राजस्थान में इलेक्शन हुए थे तो वहां की जो विधानसभा है तो वहां पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई है कुछ समय के लिए। एंड देन अभी बात करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर है क्या, कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या इसके रोल हैं, ये सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दल बदल कानून से संबंधित, जो कि आपको देखने को मिलेगा द हिंदू के पेज 11 पर और प्रोटेम स्पीकर द हिंदू के पेज 4 पर एंड जेएन वेरिएंट आपको द हिंदू के पेज नंबर 16 पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तीनों के तीनों आर्टिकल आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन दल बदल कानून को हम मेंस या फिर मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी दल बदल कानून पर पहले भी सवाल पूछ चुका है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो इसको प्रीलिम्स के लिहाज से और मेंस के लिहाज से दोनों के हिसाब से कवर करेंगे। जबकि जो प्रोटेम स्पीकर है और जेएन वेरिएंट है ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूं तो अपकमिंग प्रीलिम्स जो 2024 में है आएगा आपका, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है जेएन वेरिएंट। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी न्यूज अगर आप देखते हैं तो आप उसका सबसे पहले आपको उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। तो अगर हम संदर्भ की बात करें तो भैया केरला में आपको आपको पहला केस जेएन वेरिएंट का देखने को मिला है। कहां पर? केरला में। अब ये जेएन वेरिएंट जो है ये कोविड का ही एक वेरिएंट है, ठीक है। कोविड का ही क्या है, एक वेरिएंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोविड वायरस है ना, कोविड 19 जो हुआ था, जो वायरस है वो धीरे धीरे म्यूटेट कर रहा है। अब जैसे ओमिक्रॉन आया तो जो आपका जेएन1 जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही पारिवारिक सदस्य है, ठीक है। तो ये पहला केस हमें देखने को मिला है यहां पर, बेसिकली कहां पर? केरला में हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहां पर क्या जानना चाहिए? देखिए JN1 वेरिएंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, WHO इस पे क्या कहता है, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वायरस के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर हम कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 पहले एंडेमिक था, फिर पेंडेमिक हो गया। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो WHO ने जिनके बारे में बात की है तो वो भी हमें जाननी चाहिए, क्योंकि अपकमिंग प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर हम JN1 वेरिएंट की बात करें तो ऑलरेडी बीमारियों से संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। जैसे यूपीएससी ने 2016 में एक तो जीका वायरस से संबंधित, दूसरा एक जीका वायरस से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा HN1 विषाणु यानी विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो HN1 जो है विषाणु से संबंधित और जीका वायरस से संबंधित यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि देखिए जेएन वेरिएंट है क्या। अगेन मैं आपको कहूंगा कि कोविड 19 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसी का एक पारिवारिक सदस्य है या उसी का ही एक वंशज है आपका JN1 वेरिएंट। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही पारिवारिक सदस्य है या फिर एक वंशज है। इस वेरिएंट को सबसे पहली बार कहां देखा गया था? अमेरिका में ये पहली बार पाया गया था। और कब पाया गया था? सितंबर 2023 में। कुछ ज्यादा ही मतलब अभी ज्यादा कुछ दिन हुए नहीं है, कुछ महीने हुए नहीं है। तो सितंबर 2023 में इसको अमेरिका में सबसे पहले इसको पाया गया था एंड देन अभी केरला में इसका पहला केस मिला है। अब WHO क्या करता है, इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल देता है। देखिए कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको दो कैटेगरी में WHO बांटता है, ठीक है। एक होता है आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अगर मैं बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की, तो अगर हम इसको प्रीवियस जो वायरस है अगर इसको कंपेयर करें
इस वेरिएंट को, यानी कि JN1 वेरिएंट है, अगर इसको प्रीवियस वायरस से हम कंपेयर करें तो इसको आसानी से न्यूट्रलाइज्ड किया जा सकता है। मतलब इसको आसानी से वैक्सीन के माध्यम से दबाया जा सकता है, लेबोरेटरी में एंटीबायोटिक के माध्यम से इसको आराम से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और यह संक्रामक भी कम होता है। जबकि अगर हम बात करें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, जिसमें हमें चिंता जाहिर करने या फिर चिंता के प्रकार की, जो WHO की दूसरी कैटेगरी है, यहां पर जो वायरस होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है, डेंजर होता है, उसका ट्रांसमिशन ज्यादा दर से होता है, मतलब ज्यादा जल्दी वो फैलता है। साथ ही साथ इसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की भी नीड हो सकती है कि कोई व्यक्ति को अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली जो वायरस है, अगर उस कैटेगरी का वायरस से वो ग्रसित है कोई व्यक्ति, देन उसको हॉस्पिटलाइज होने की भी नीड हो सकती है। ठीक है, तो इसको रखा गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में, ये आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा मे बी ऑप्शन यहां से बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, JN1 वेरिएंट कितना संक्रामक है। तो अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार यह तेजी से फैलने वाला संस्करण है, क्योंकि यह 2 सप्ताह के भीतर 20% से अधिक बढ़ गया है। ठीक, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ बेसिकली इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है, ये आपको मैंने बता ही दिया। जैसे अगर हम कोविड की बात करें, अगेन ये कोविड के ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसी का एक वंशज है। तो कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड को पहले एपिडेमिक घोषित किया था WHO ने, बाद में WHO ने इसको पेंडेमिक घोषित किया था। तो देखिए WHO कई बीमारियां जो होती हैं, किसी को पेंडेमिक बोलता है, किसी को एपिडेमिक बोलता है और किसी को एंडेमिक बोलता है। क्यों, क्या डिफरेंस है इसमें? अगर हम बात करें एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक जो है किसी समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र में किसी बीमारी के मामलों की संख्या में सामान्य प्रत्याशा से अधिक या अचानक से उसमें अगर वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई वायरस है, जैसे कोरोना है, कोरोना को पहले एपिडेमिक घोषित किया गया था क्योंकि एक पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल एरिया में वो बहुत तेजी से फैला था, लेकिन बाद में वो वर्ल्ड लेवल पर चला गया, वैश्विक रूप से बहुत तेजी से फैला, देन उसको क्या कर दिया आपने, WHO ने क्या कर दिया, पेंडेमिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएंट है आपका या कोविड वायरस है, वो अब क्या चला गया था, विश्व स्तर पर चला गया था, और विश्व स्तर पर भी काफी तेजी से फैल रहा था। ठीक है, तो एक कैटेगरी होगी एपिडेमिक, एक कैटेगरी हो गई पेंडेमिक। ठीक है, एक होती है एंडेमिक। ये एंडेमिक क्या होती है? तो कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर बेसिकली आपके ज्योग्राफिकल रीजन तक ही फैलती हैं, उसी एरिया में ही रहती हैं और इतनी ज्यादा संक्रामक नहीं होती, मतलब वो आउटसोर्स इतनी होती नहीं है। उन वाली बीमारियों को कैटेगराइज करता है WHO एज अ एंडेमिक। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी JN1 वेरिएंट के बारे में। क्या उसमें वेराइटी ऑफ कंसर्न है, सॉरी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के ऊपर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं। हाल ही में समाचारों में देखा गया पद JN1 किससे संबंधित है? ठीक है, अब अगर यहां पर वेरिएंट अगर लिख देते तो आपको पहले ही पता लग जाता कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से संबंधित है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर अगेन कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में, कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है या जीका वायरस का एक वेरिएंट है, रूस की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से संबंधित है, या फिर ईरान के परमाणु संयंत्र से संबंधित है। तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर आपने जस्ट वीडियो को लगातार शुरू से देखा होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए सेकंड आर्टिकल हमें जो डिस्कस करना है वो है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। सो बेसिकली आपको पता ही है कि अभी हाल ही में 4 राज्यों में जो है इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, एंड जहां जो भी पार्टी वहां पर बेसिकली चुनाव जीत कर आई, एंड देन फाइनली अब वो विधानसभा में जाएंगे, जितने भी MLA वहां पर जीते थे। देन फाइनली अब क्या हुआ है कि राजस्थान से रिलेटेड ये आर्टिकल है। राजस्थान की जो गवर्नमेंट जो वहां पर बनने जा रही है, तो बेसिकली वहां पर सत्ता में आई है BJP, भारतीय जनता पार्टी। तो 8वीं बार कालीचरण सराफ जी को क्या बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, तो अगेन ये हैं आपके कालीचरण सराफ जी, जिनको 8वीं बार प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? ठीक है, बेसिक चीजें मे बी इससे रिलेटेड ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन जो है पूछ चुका है,
और भविष्य में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जैसे यूपीएससी ऑलरेडी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड, तो ऐसा दोबारा से मे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 8वीं बार कालीचरण सराफ जी को क्या बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, देखिए अगर मैं प्रोटेम स्पीकर की बात करूं तो ये एक अस्थाई पद है, ठीक है, कुछ समय के लिए ही होता है, जब तक विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। अगर हम राज्यों की बात करें और राज्यों में विधानसभा की बात करें, जब तक विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक ये पद जो है बेसिकली रहता है। एंड देन अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उनका अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है बेसिकली, या वो इलेक्ट हो जाते हैं, देन उसके बाद ओवरऑल ये पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो वी कैन से कि ये कैसा पद है, एक अस्थाई पद है, ठीक है। सो प्रोटेम एक लैटिन शब्द है और इस प्रोटेम शब्द का ही मतलब क्या है, कुछ समय के लिए। प्रोटेम शब्द का मतलब ही क्या है, कुछ समय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं अस्थाई पद, ठीक है। तो एक सीमित अवधि के लिए एक अस्थाई स्पीकर होता है, लेकिन जब यह अस्थाई स्पीकर होता है तो इसके पास सारी की सारी जो पावर होती हैं, जो भी स्पीकर के पास पावर होती है वो इसी के पास पावर भी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यह पद प्रत्येक लोकसभा तथा विधानसभाओं के आम चुनावों के पश्चात क्रमश लोकसभा तथा विधानसभा में गठित किया जाता है। मतलब जो आपकी पहली जो विधानसभा है, जो पहली बैठक है, उस पे जो उसकी जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, वो आपका प्रोटेम स्पीकर ही होता है, चाहे आपका लोकसभा के केस में हो, चाहे आपका विधानसभा के केस में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे बेसिकली आपका विधानसभा में हो, तो वहां पर जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको इनवाइट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए, ठीक है। अब वरिष्ठतम सदस्य की जब भी मैं बात करता हूं तो यहां पर ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूं कि वो 65 साल का है या 70 वर्ष का है या 72 वर्ष का है, जो भी ज्यादा वर्ष का है उसे बुला लेंगे और प्रोटेम स्पीकर बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वरिष्ठतम सदस्य का मतलब कि जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वरिष्ठतम सदस्य का मतलब यहां वरिष्ठतम शब्द का या वरिष्ठतम का तात्पर्य आयु में वरिष्ठता से नहीं है, वरिष्ठतम से नहीं है, बल्कि लोकसभा विधानसभा के सदस्यता के समय काल से है, कि कौन कितना टाइम ज्यादा बेसिकली विधानसभा में इलेक्ट होकर आया है और कितना ज्यादा विधानसभा में इलेक्ट होकर आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन हम बात करते हैं अब इसके कार्यकाल की। मैंने बताया कि देखिए अस्थाई कार्यकाल है, तो इसमें कुछ जानने का इतना है नहीं, सिंपल सी बात है कि जैसे विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ऐसे ही क्या हो जाता है ओवरऑल आपका, या इलेक्ट हुए तो क्या हो जाता है, ये पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति से ही के पूर्व तक ये पद रहता है एंड देन ओवरऑल खुद से ये पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष की जितनी भी पावर्स हैं या जितनी भी शक्तियां हैं वो इसके हाथ में होती हैं, ठीक है। और पहली बैठक की अध्यक्षता तो यही करते हैं, ठीक है। नए अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव होने पर प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिकली खुद से ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या शक्तियां हैं इनकी। देखिए जो भी नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे आपके विधानसभा में हो, है ना, हालांकि हमें विधानसभा की बात करनी चाहिए, लेकिन जब विधानसभा में भी सेम चीजें हैं और लोकसभा में भी सेम चीजें हैं तो आपको दोनों चीजें ओवरऑल अगर हम बता दें तो आपका एक कॉन्सेप्ट विधानसभा से भी रिलेट हो जाएगा और एक आपका लोकसभा से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल उन जो भी सदस्य आए हैं चुनकर उनको शपथ दिलाना, ठीक है, पहली बैठक की अध्यक्षता करना, इस दौरान उसके पास अध्यक्ष पद की सभी शक्तियां होती हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। इसके बाद इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है तथा सदन के जो नए अध्यक्ष का चुनाव करने में उसे सक्षम बनाना है। देखिए हालांकि जो विधानसभा के जैसे अध्यक्ष हैं या फिर अगर मैं बात करूं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर की मैं अगर बात करूं तो उनके जो चुनाव की डेट है वो तो खैर राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं, और अगर मैं बात करूं आपके बेसिकली राज्य के केस में तो राज्यपाल जो है डिसाइड करते हैं। और इनको जो शपथ है, शपथ भी कौन दिलाते हैं, चाहे प्रोटेम स्पीकर हो चाहे आपके जैसे प्रोटेम स्पीकर है, इनको शपथ किसने दिलाई थी, अभी राज्यपाल ने, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ किसने दिलाई थी, राज्यपाल ने, राज्य के केस में,
ठीक है, अगर विधानसभा की हम बात करें तो। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर इनके द्वारा सदन में बहुमत का परीक्षण भी कराया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क उठा कि भाई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, देन ये भी हो सकता है कि भैया वहीं पर आपका क्या हो जाए कि भाई आप अपनी जो है बहुमत यहां पर सिद्ध करो। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु वोट का संचालन करना, तो ये हैं इनके कुछ कार्य। तो चलिए इसी के बेसिस पर एक आपको अभ्यास प्रश्न दिए देता हूं, और हमेशा की तरह इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर भी आपको कहां पर देना है, अगेन कमेंट बॉक्स में। तो प्रोटेम स्पीकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अगेन हमेशा जैसा कि मैं बताता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसमें सत्य पूछा है या असत्य, क्योंकि कुछ बच्चे कंसीडर करके चलते हैं कि यार सत्य ही पूछा होगा, नहीं। तो 2023 का जो नया पैटर्न यूपीएससी लेकर आई है प्रीलिम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डेवलप किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? पहला, इसका कार्यकाल केवल लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति से पूर्व तक ही होता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक करते समय इसके पास अध्यक्षता या अध्यक्ष पद की सभी शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अकॉर्डिंगली कि भाई जो आपने वीडियो देखी है, जो भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको पता लगा है, उसकी नॉलेज के बिहाफ पर इसका आंसर आप अभी देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है बेसिकली दल बदल कानून की, जिसको हम प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए द हिंदू के अंदर ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ की, और जितनी भी स्टेट की चीजें हैं या स्टेट की जो दशाएं हैं जो भी रिलेट कर रही है आपके दल बदल कानून से, उनकी बात करता है। ठीक है, मतलब स्टेट की राजनीति की बात इसमें ज्यादा की गई है। तो स्टेट की जो राजनीति है या राज्य की जो राजनीति हो रही है किन्हीं पार्टीज के बीच, वो हमारे काम की इतनी तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे यहां काम की चीज अगर कोई है तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ को आप GS2 से जोड़ सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट से। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बेसिकली इस आर्टिकल के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून के बारे में, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी 2013 में एंड 2014 में, प्रीलिम्स में मेंस में 2013 में और प्रीलिम्स में 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी इससे रिलेटेड सवाल पूछ चुका है। 2014 में देखिए बहुत आसान सवाल यूपीएससी ने पूछा कि किस बेसिकली अनुसूची में या किस शेड्यूल में, संविधान के किस शेड्यूल में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है। ये तो आसान सवाल है, अगर आपने पहली बार भी ये देखा है तो आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ये वीडियो देखें आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और उसके बाद 2013 में मेंस में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार ये है क्या। जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना। या फिर इसमें जो वर्ड है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ये सब क्या है, मतलब ऑलरेडी अगर हमें ये सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी तो आगे जाके जो टॉपिक की जो हमारी समझ है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ऐसे लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी। एंटी डिफेक्शन जैसे लॉ की या दल बदल विरोधी कानून जैसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी भारत के संविधान में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कहानी की कि भाई इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए कहानी शुरू होती है 1967 में हरियाणा में। ठीक है, ज्यादातर इसी एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया जाता है। तो बेसिकली वहां एक एमएलए थे गयालाल। ठीक है, अब ये जो गयालाल है वो क्या करते थे कि एक टाइम दो पार्टियां थी, एक साइड था संयुक्त मोर्चा, ठीक है, और एक साइड था कांग्रेस। तो इन्होंने क्या करा कि पहले ये कांग्रेस से संयुक्त मोर्चे की तरफ चले गए। ठीक है, फिर उसके 9 घंटे बाद
फिर संयुक्त मोर्चे से कांग्रेस की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए। तो वहां से एक कहानी फेमस हुई है, आई होप आपने सुनी होगी, आया राम गया राम। ठीक है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाना, फिर दूसरी पार्टी से फिर उसी पार्टी में दोबारा से आ जाना, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति हैं वो इधर उधर मूव करते रहे। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी कहानी। अब इसके बिहाफ पर यह देखा गया कि यार हमें कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे ये दल बदल न हो पाए। मतलब कि जो पार्टी के चाहे एमएलए हों, चाहे आपके लोकसभा में हो या राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं या संसद के जो सदस्य हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करे ना, तो ऐसे एक जरूरत देखी गई। क्यों? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग आपने सुनी है। बेसिकली क्या होता था, एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त ज्यादा होने लगी। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल अपनी पार्टी बनाने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए बेसिक क्या होता था, एमपी या एमएलए को क्या होता था, पैसे दिए जाते थे या उनकी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, है ना। अब इससे क्या होता है, इससे होता है कि एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जा रहा है मार्केट में, या फिर जो लोगों ने जिस व्यक्ति को चुनकर अपने बेसिकली या तो विधानसभा में बैठाया या लोकसभा में बैठाया है, वो उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी यहां पर कम होती है। ठीक है, और राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, और लोग अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए किस हद तक जा रहे थे, तो ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व की गई 1960 से लेकर 1984 या 85 तक। देन फाइनली क्या होता है, 1985 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन जो हुआ 1985 में, और भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल विरोधी कानून को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स बना दी या फिर कुछ ऐसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बना दी, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति कहीं से अगर चुनकर आया है और लालच के मामले में उसने क्या करा है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वो शिफ्ट हो गया है, ताकि ये पार्टी, वो पार्टी जो है सत्ता में आना चाहती है, तो वो क्या कर रही है, इनके एमएलए या एमपी खरीद ले रही है। तो अब ऐसा बेसिकली देखने को मिलता तो है, पर इतना बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी यहां तक समझ में आई कि 1985 में बेसिकली टर्म एंड कंडीशन ऐसी बना दी, इस 10th शेड्यूल के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी जी के समय और दल बदल कानून को लाया गया। ठीक, अब फिर उसके बाद दल बदल कानून तो आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई, लेकिन ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा ये भी तो क्लियरिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए, दल बदल कानून के अंतर्गत कि ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा, अब इस चीज को जानते हैं। कब कब ये अप्लाई होता है, देखिए, अगर कोई सदस्य स्वयं ही स्वेच्छा से अपना पद त्याग देता है, तो कह सकते हैं कि वो आपका क्या हो जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो दल बदल कानून के तहत आ जाता है। ठीक है, दूसरा, यदि यदि कोई सदस्य वोट कर देता है अपनी ही पार्टी के विरुद्ध, यदि कोई सदस्य अपनी ही पार्टी के विरुद्ध वोट कर देता है तो उस पर दल बदल कानून लग जाता है। ठीक है, या फिर वोटिंग में एब्सेंट हो जाए, या फिर वोटिंग में एब्सेंट हो जाए। हालांकि प्रायर परमिशन अगर उसको लेनी पड़ती है, अगर प्रायर परमिशन ऐसी हो जाए कि ठीक है आप वोटिंग में एब्सेंट रह सकते हो, तो तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दे और पार्टी उसे क्षमा ना करे, तब भी उस पर क्या है, दल बदल कानून लग जाता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति मान लीजिए निर्दलीय खड़ा हुआ हो, होता है ना कि कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं, वो जीतने के बाद किसी पार्टी को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, तो भी क्या लग जाता है उस पर, दल बदल कानून।
ठीक है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति जो नामित व्यक्ति है यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर है 6 माह के बाद आफ्टर 6 मंथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी उस पर क्या है, आपका दल बदल कानून लग जाता है। लेकिन यहां एक अपवाद है, 6 महीने से अगर पहले ज्वाइन कर लेगा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अपवाद क्या क्या है। एक तो यह हो सकता है कि आपका जो स्पीकर है, अब वो स्पीकर नियुक्त हो गया है, और स्पीकर नियुक्त हो गया है तो वो अपनी पार्टी से अपनी सदस्यता को त्याग दे, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये सारी सारी चीजें सुनिश्चित हो। तब पर उस पर क्या है, दल बदल कानून नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हो। मतलब जब उसका टर्म खत्म होता है अध्यक्ष पद का, देन वो फिर से अपनी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ऐसा हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है, भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारत में तो भैया जिनकी सरकार है वहीं से ही वो जो स्पीकर है वो बैठेगा लोकसभा का, और ऐसा कई बार देखा गया है कि वो अपने पार्टी के पक्ष में निर्णय लेता है, और यही कहीं ना कहीं दल बदल विरोधी कानून की एक समस्या भी है, जिसमें हम कर्नाटक विवाद की बात भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि होनो होलो जो होनो होलो करके एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में। अब देखिए पहले क्या था कि अगर 1/3 पार्टी के जो सदस्य हैं मर्ज हो जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में जाकर, तब आपका दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता था। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट हुआ संविधान में, 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, 91st। ठीक है, देन इसको 1/3 से कितना कर दिया गया, 2/3, कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अपवाद भी समझ आ गए होंगे, एंड साथ साथ कब कब ये लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन प्रीलिम्स में यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने कहानी आपको बताई वो जस्ट लिखी हुई है, आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। अगर मैं साइड में हट जाऊं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि स्वेच्छा से पार्टी को सदस्यता छोड़ दे व्यक्ति, यदि कोई विधायक सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसको हटाया जा सकता है दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से। ठीक है, कोई स्वतंत्र सदस्य है, मनोनीत सदस्य, जो भी मैंने आपको बताया वो जस्ट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पीडीएफ इसकी मिल ही जाएगी, डोंट वरी। ठीक, अब इससे अब सारी की सारी चीजों को जानने से पहले कि यहां तक जो चीजें क्लियर हो गई, अब हमें यह पता होना चाहिए कि यार ये जो अयोग्यता है, दल बदल विरोधी कानून के किसी सदस्य को आपने अयोग्य घोषित कर दिया, तो इसके मामले पर निर्णय कौन लेता है? तो सिंपल सी बात है भैया, निर्णय लेंगे अध्यक्ष, स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं दोनों। ठीक, तो एक आपके स्पीकर हो गए या फिर आपके चेयरमैन हो गए। ठीक, अयोग्यता के निर्णय पर। अब कहानी क्या आती है? अब कहानी यह आती है कि इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो हम अयोग्यता के निर्णय अयोग्यता पर जो हम निर्णय लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन इसको बाद में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। मामला था कि हो तो होलोहन। ठीक है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया और कहा कि देखिए आप जो भी निर्णय लेते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। ठीक है, एंड देन यहां पर इस अयोग्यता के मामले पर स्पीकर, चेयरमैन या फिर लोकसभा के केस में जो विधानसभा के केस में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका जो है रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, आइदर हाई कोर्ट। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा यहां पर एक समस्या यह भी है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब कोई समय सीमा नहीं है कि किस समय सीमा के भीतर अयोग्यता का जो प्रश्न है वो निर्धारित होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगेन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष जो अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब बोला था? 1993 में बोला था।
कि हो तो होलोहन निर्णय में ऐसा बोला था 1993 में। ठीक है, अब ये कर्नाटक विवाद क्या है? काफी न्यूज में रहा था कर्नाटक विवाद, 2019 से ही ये वैसे न्यूज में है। ठीक है, महाराष्ट्र का कर्नाटक विवाद स्पीकर का स्पेशली किससे संबंधित? अयोग्यता से संबंधित। जितने भी वहां के जो सदस्य थे उनकी अयोग्यता से संबंधित पर बार बार स्पीकर की जो पोजीशन है उस पर क्वेश्चन मार्क उठते रहे हैं। तो कर्नाटक विवाद क्या था? चलिए कर्नाटक विवाद को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि 2019 में कोई प्रस्ताव लेके आया जाता है जिसमें 17 जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपनी ही पार्टी के विरुद्ध क्या कर देते हैं? वोटिंग कर देते हैं। अब जो भी पार्टी उस वक्त वहां पर जो भी बेसिकली सत्ता में होती है, अब देखिए स्पीकर जो है जब तक उसको कोई सदस्य बोलेगा नहीं ना कि डिस्क्वालिफिकेशन पे या फिर आप दल बदल पर आप इससे क्या है इस पर चर्चा कीजिए या फिर दल बदल को संज्ञान में लीजिए, तब तक स्पीकर खुद से उसका संज्ञान उस व्यक्ति के दल बदल से संबंधित संज्ञान नहीं ले सकता है। ठीक है, देन क्या हुआ? 17 विधायकों को इन्होंने क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया, दल बदल लगाकर। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया और ये बोला कि 2023 तक आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ये बोला स्पीकर ने। मामला पहुंचा भाई आपका सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि भाई जो स्पीकर ने बोला है, कर्नाटक के जो स्पीकर हैं, ठीक है, आपके विधानसभा के, उन्होंने सही बोला है। किस केस में? कि आप अयोग्य घोषित हुए दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ही पार्टी के फेवर में वोट नहीं किया, उसके विरुद्ध वोट किया है। ठीक है, बागी विधायक कहा जाता था उनको उस वक्त। ठीक है, अब क्या हुआ? लेकिन जो दूसरा मामला है कि आप इलेक्शन लड़ने से जो आप रोकने का फैसला दिए हो ना 2023 तक, वो जो निर्णय है वो मानने योग्य नहीं है या फिर वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दल बदल विरोधी कानून में, चाहे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो, इसमें कहीं भी दल बदल विरोध कानून के माध्यम से जो व्यक्ति अयोग्य ठहराया है या जो सदस्य अयोग्य ठहराया गया है उसके दोबारा इलेक्शन ना लड़ने पर कोई प्रतिबंध वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो स्पीकर का ये जो पहला निर्णय है वो तो मान्य है, लेकिन ये जितने भी सदस्य हैं, जितने भी एमएलए हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया है, ये दोबारा से क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका कर्नाटक विवाद। ठीक है, अब कुछ ना कुछ इस जो बेसिकली दल बदल कानून है, कुछ ना कुछ इसका फायदा तो हुआ ही होगा या कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट या लाभ तो हुई होंगे और इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं भी रही होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें पता होने चाहिए कि दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से बेसिकली हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लाभ की, तो इससे क्या हुआ है कि जो खरीद फरोख्त है जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा जो पार्टियां हैं उसमें स्थायित्व देखने को मिला है ना, या फिर उसका विखंडन जो है वो हमें कम देखने को मिलता है। वरना ऐसा होता था कि अगर इस टाइप का लॉ नहीं होता तो यहां से लोग उठे यहां चले गए, यहां से लोग उठे यहां चले गए, जहां उनको फायदा दिखा वो वहां पर चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और क्या फायदा हमें देखने को मिला है, इन सब जो भी निर्णय हम लेंगे, जो भी निर्णय है जिनकी वजह से लाभ हो रहा है, इससे अगेन लोकतंत्र तो मजबूत हो ही रहा है। ठीक है, लोगों के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर आपको चुन के भेजा है तो आप उनके साथ विश्वासघात करें या फिर बाद में क्या करें, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो इससे क्या है कि लोगों में विश्वास की कमी आती है उस व्यक्ति के प्रति।
तो कहीं ना कहीं दल बदल विरोध के कानून के माध्यम से लोगों के प्रति जो जवाबदेहिता है, जो अविश्वास है, जो उस व्यक्ति में या उस सदस्य में जगता है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा है, क्या करा है, कम करा है, या फिर हम कह सकते हैं अविश्वास में कमी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा और कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से हम और ज्यादा इसको एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, इससे होता है कि पार्टी में अनुशासन आएगा, पार्टियों का विखंडन नहीं होगा, अनुशासन आएगा, और ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। ऐसे ही इसमें कुछ समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। पहली समस्या ये देखने को मिलती है कि जो आपका स्पीकर है उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कितने दिन में निर्णय देगा, कितने दिन में निर्णय नहीं देगा, इससे रिलेटेड कोई भी टाइम फ्रेम सुनिश्चित नहीं हुआ है। ठीक है, और स्पीकर की भूमिका कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। जैसे हमारे पास तो उदाहरण भी है, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या बोला था कि अब इलेक्शन जो होंगे, उसमें जो भी सदस्य जिन्होंने अपनी पार्टी के मत जो है विरुद्ध मत किया था, मत दिया था, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में पलट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि स्पीकर जो है एक टाइम फ्रेम में निर्णय ले। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा, बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया और उस पर अयोग्यता का कोई प्रश्न नहीं उठा। ठीक है, इसके अलावा सो बेसिकली एक स्पीकर की भूमिका हो गई, और अगेन लोगों की प्रति जवाबदेहिता की कमी। वो कैसे, देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पार्टी के विरुद्ध अगर मत करेगा तो उस पर मत देगा, तो इससे क्या होगा, आपका दल बदल विरोध कानून उस पर लग जाएगा। तो दल बदल विरोध, मान लीजिए कोई अगर ऐसा कोई लॉ है या कानून है, ऐसी कोई चीज है जो कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में लाई जा रही, क्या पता उस क्षेत्र के लोग उस पर खुश नहीं है, तो इसलिए ये व्यक्ति इसके विरुद्ध मत कर रहा हो। ठीक है, तो इससे लोगों के प्रति, वहां के जो लोग हैं उनके प्रति उनकी जवाबदेहिता कम भी होती है। साथ साथ जो व्यक्ति की बोलने की जो आजादी है, या अपने पार्टी के जो विरुद्ध जो मत देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है, वो तो आपने ओवरऑल खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी भी है। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्या होते हैं कि जो बड़े गद्दावर नेता होते हैं, बड़े बाहुबली नेता होते हैं, वो बड़े जो जिनके चेहरे अक्सर पार्टी, मतलब एक ही चेहरे की वजह से पूरी पार्टी जिनकी चल रही होती है, वो क्या करते हैं, सारे निर्णय वही मिलकर लेते हैं और वो उन पर बाइंडिंग होते हैं। तो ये एक समस्या का कारण है। ठीक है, अब इसमें कुछ आगे की राह भी देखते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो देख, दिनेश गोस्वामी समिति थी 1990 में, उन्होंने बोला था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल या चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय लिए जाना चाहिए। लॉ कमीशन या विधि आयोग ने विलय के लिए छूट को हटाने की सिफारिश किया कि जो आप विलय बोल रहे हो ना कि 2/3 भी जा सकते हैं, उसको भी आप हटाइए। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसने बोला है कि जो भी दल बदलू हैं, है ना, मतलब एक दल से दूसरे दल में चले गए, उनको पब्लिक जो आपके पोस्ट हैं या सार्वजनिक पद हैं उस पर आसीन होने से उनको रोका जाए। इसके अलावा हासिम अब्दुल हलीम समिति ने स्वेच्छा से त्याग करना, मतलब हमने बोला ना कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे दे, तो आप उसको बोल रहे हैं कि इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, उसकी सिफारिश इन्होंने की है। एंड अगेन आपके अकॉर्डिंग और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप ये देंगे कमेंट बॉक्स में, या इसका आंसर देंगे अगेन कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको डेली हम करंट अफेयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।